own culture, own strengths, own culture, and their own national interests. Depending upon their own strengths, own culture, and their own national interests. हमें टर्किश मॉडल ऑफ इकोनॉमी को फॉलो करने की जरूरत है, हमें चाइनीज मॉडल ऑफ इकोनॉमी को फॉलो करने की जरूरत है, हमें मलेशियन मॉडल ऑफ इकोनॉमी को फॉलो करने की जरूरत है। ये सारे के सारे मॉडल आपके मुल्क में फ्लॉप हो जाएंगे। क्यों फ्लॉप हो जाएंगे? क्योंकि आपके मुल्क का कल्चर, आपके मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट्स, सब कुछ उन मुल्कों से क्या है, फर्क, बहुत फर्क। मेरी बात समझ आती है? छोटी सी एग्जांपल देखो, मुझे एक बात बताइए, टर्की के अंदर 8.5 करोड़ की टोटल पॉपुलेशन है, राइट? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वहां पर चलता है। समझ आ गई बात? हमारे मुल्क में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं चल सकता, इवन दो हमारे मुल्क की पॉपुलेशन भी क्या है, ज्यादा है। क्यों नहीं चल सकता? क्योंकि टर्की के अंदर जो प्रोविंसेस है ना, वो इक्वली पॉपुलेटेड डिवीजन है। टर्की में आपको पता कितने प्रोविंसेस हैं? 80, 8.5 करोड़ की टोटल पॉपुलेशन में 80 प्रोविंसेस हैं। हर एक की डिवीजन एक तरह हुई हुई है पॉपुलेशन के लिहाज से। हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है अपना प्रेसिडेंट इलेक्ट करवाने की। आपके मुल्क में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट उसी दिन खत्म हो जाएगा जिस दिन आप इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि 99.9% श्योर है कि आपके मुल्क का प्रेसिडेंट हमेशा पंजाब से आएगा। 1% 1 वोट के ऊपर आप अंदाजा लगा लें। 12.5 करोड़ पॉपुलेशन पंजाब की, बाकी 12 करोड़ बाकी सूबों की। आप ले लें, बाकी सूबों से किसी एक से आप प्रेसिडेंट निकाल के दिखाएंगे। 1% 1 वोट तो चल ही नहीं सकता उनके प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर, डायरेक्ट वोटिंग के लिहाज से। अमेरिका में चल जाता है, 50 स्टेट्स हैं, पॉपुलेशन तकरीबन एक जैसी ही है, थोड़ी बहुत ज्यादा आगे पीछे है। मेरी बात समझ आती है? वो मुल्क जहां पर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन होती है ना प्रोविंसेस के अंदर, वहां में प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं चलते। फ्रांस में क्यों चलते हैं? 348 सेक्टर्स हैं उनके जहां पर इलेक्शन होता है। 348 प्रोविंसेस, छोटे 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 सेक्टर्स, मतलब उनको प्रोविंसेस नहीं कहते, वो सेक्टर्स कहते हैं। समझ आ गई बात? डिवीजन हुई उसके अंदर, छोटे छोटी छोटी उसमें आपके पास वोटिंग्स हो जाती हैं छोटी छोटी जगहों के ऊपर। हमारे मुल्क में नहीं हो सकती। तो आप टर्किश मॉडल निकाल लें, बेशक चाइनीज मॉडल निकाल लें। चाइनीज मॉडल ऑफ इकोनॉमी इसलिए नहीं चल सकती क्योंकि वहां पर सरकार हमारी तरह के डिफरेंसेस नहीं है। कोई पश्तून, कोई पंजाबी, कोई सिंधी, कोई बलोची नहीं है वहां पे। सारे के सारे क्या है? चाइनीज है। इसलिए उनके दरमियान अपने इनहेरेंट डिफरेंसेस नहीं है, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर इनहेरेंट डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं हमारी पॉपुलेशन के अंदर। मेरी बात समझ आती? तो आप जो मर्जी मॉडल उठा लें, एवरी मॉडल हैज बीन क्रिएटेड बाय दैट कंट्री डिपेंडिंग अपॉन देयर ओन इंटरेस्ट्स and depending upon their own needs. So we need to create our own inherent जो है ना मॉडल, वो इंप्लीमेंट करना और हमें क्रिएट करना अल्टीमेटली हमारे लिए क्या है? जरूरी। मेरी बात समझ आ गई? तो ये आइडिया अंडरस्टैंड करना, समझना जरूरी है कि इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग देयर मॉडल या फॉलोइंग अ चाइनीज मॉडल या कोई भी मॉडल, वी नीड टू क्रिएट आवर ओन इकोनॉमिक मॉडल डिपेंडिंग ऑन आवर ओन स्ट्रेंथ्स, ओन कल्चर एंड ओन नेशनल इंटरेस्ट्स। क्लियर होगी बात? नंबर 3। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? ठीक है? और सब खैर करिए? कोई चाय पानी मैं मंगवा दो, बिल्कुल मंगवा दो, पंचन मंगवा दो। पिछली क्लास में लेट हो या अगली क्लास में जल्दी हो? हाँ ठीक, मैं कंफर्म कर लूँ क्योंकि 2 क्लासेस थी ना इकट्ठी। वो नहीं, मैं भाई कहा ही कुछ नहीं, मैंने सिर्फ पूछा है कंफर्म करने के लिए कि भाई अगली क्लास में जल्दी आ गए हो या पिछली क्लास में लेट हो गए। मैं जरा पूछ लूं क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है ना इस तरह, वही हम पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है? तो वो सिचुएशन जरा इस तरह की मैं जरा क्लियर कर ले ताकि जरा मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। पॉइंट नंबर 3, सॉल्यूशंस ऑफ ए वाइब्रेंट फॉरेन पॉलिसी। पॉइंट नंबर 3 लिखेगा जी, इंस्टेड ऑफ having instead of thinking an outside the box solution, instead of thinking an outside the box solution for our foreign policy, instead of thinking an outside the box solution for our foreign policy, this country needs to thoroughly examine
what inside the box first. This country needs to thoroughly examine what is inside the box first. सादी जुबान में, no outside the box thinking can be implemented without maintaining and examining what is inside the box. आप आउटसाइड द बॉक्स अपनी क्रेडिबिलिटी तब तक ठीक नहीं कर सकते जब तक इनसाइड द बॉक्स आपका सारा कुछ ठीक ना हो. समझ आ गई? जिनके घर में अपने रौले होते हैं ना, रिश्तेदार भी नहीं मिलने आते, कहने के घर में अपने रौले हैं, असि जाइए थे आपने लड़ पर. समझ आ गई बात? तो हमें क्या करना है? सबसे पहले अपने घर के यानी इंटरनल इनसाइड द बॉक्स जो कुछ है, जिसके अंदर हम बात करते हैं इकोनॉमिक बेटरमेंट्स की, जिसमें हम बात कर रहे हैं एनर्जी क्राइसिस की, जिसमें हम बात कर रहे हैं सिक्योरिटी सिचुएशन की, जिसमें हम बात कर रहे हैं अपनी फॉरेन सर्विस को बेहतर करने की, जब तक ये ठीक नहीं होगा तब तक कोई आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में काम नहीं करेगा. आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन वही बताएगा कि सर हमारे घर में सब ठीक है, अब आइए इन्वेस्टमेंट करें. तो सरकार जब घर में ही ठीक नहीं है कुछ, तो फिर बाहर की दुनिया में जाके आप क्या करेंगे? सो सादी जुबान में वी नीड टू पुट आवर ओन हाउस इन ऑर्डर टू हैव अ बेटर फॉरेन पॉलिसी. मेरी बात समझ आ रही? तो वो जो सादी हम बात कर रहे हैं ना कि वी नीड टू पुट आवर ओन हाउस इन ऑर्डर फर्स्ट, उसको हम कह रहे हैं कि नो आउटसाइड द बॉक्स सोल्यूशन कैन बी इंप्लीमेंटेड इन पाकिस्तान विदाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज इनसाइड द बॉक्स फर्स्ट. समझ आ गई बात? पॉइंट नंबर 4. देखिएगा जी, पॉइंट नंबर 4. The policymakers of this nation, the policymakers of this nation needs to understand, the policymakers of this nation need to understand that a long-term foreign policy, the policymakers of this nation need to understand that a long-term foreign policy requires a comfortable level of economic stability. A long-term foreign policy requires a comfortable level of economic stability and economic stability requires some tough decisions. Pakistan. The policymakers of this nation need to understand that a long-term foreign policy requires a comfortable level of economic stability, and the economic stability in turn requires some tough decisions. आपके मुल्क की इकोनॉमी इस कदर खराब है कि आपको ना कुछ टफ डिसीजंस लेने पड़ेंगे. टफ डिसीजंस का मतलब यह है कि आपको कहीं ना कहीं डेवलपमेंटल सेक्टर के अंदर थोड़ा सा पैसा कम करना या ज्यादा करना, एजुकेशन में लगाना नहीं लगाना, आपको एक्सपोर्ट इंक्रीज करनी है, इंपोर्ट कम करनी है, आपको थोड़ी सी बिजली की प्राइस बढ़ानी है, टैक्स इंक्रीज करना है, कुछ ना कुछ इस तरह के टफ डिसीजंस आपको लेने पड़ेंगे, फिर जाके आपकी इकोनॉमी क्या होगी? बेहतर होगी. मेरी बात समझ आ रही? और जब इकोनॉमी बेहतर होगी, राइट, अल्टीमेटली तो आपकी फॉरेन पॉलिसी ऑटोमेटिकली बेहतर होना शुरू हो जाएगी, बिकॉज योर ओन हाउस विल बी इन ऑर्डर. मेरी बात फॉलो हो रही? सो ये बहुत जरूरी है. The policy makers need to understand that we need to have a comfortable level of economic stability to have a vibrant foreign policy. Point number 5. लिखिए जी. सरकार बहुत लेट हो गए. हम कॉन्टेक्स्ट ही समझ रहे थे क्योंकि हम चैलेंजेस पढ़े ना हमने, उसमें हमने कहा है कि हमारे चैलेंजेस सबसे बड़ी है कि हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन खराब है. सो व्हेन यू हैव अ प्रॉब्लमैटिक इकोनॉमिक सिचुएशन ना, तो फॉरेन पॉलिसी इंडिकेटर्स काम नहीं करते. आपके फॉरेन मिनिस्टर ने या आपके एम्बेसडर्स ने बाहर जाके क्या बेचना है जो आपके घर में है, कि आइए आके इन्वेस्ट कीजिए क्योंकि मेरे घर में क्या है, ये कुछ है. सो व्हेन यू डोंट हैव द कंफर्टेबल लेवल ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एट योर होम, व्हाट विल यू सेल आउटसाइड? व्हाई विल यू हैव अ वाइब्रेंट फॉरेन पॉलिसी, या हाउ विल यू हैव अ वाइब्रेंट फॉरेन पॉलिसी इफ यू डोंट हैव समथिंग टू सेल? एंड समथिंग टू सेल इज विद इन द कंट्री. वही होगा जो आप बाहर बेचोगे ना. यही तो हमें चैलेंजेस में पढ़ा था सबसे बड़ा, कि हमारे बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हैं और चैलेंजेस भी हैं, जिसको हम सॉल्यूशंस में हम कन्वर्ट करें.
पॉइंट नंबर 5, कर ही नहीं सकते। आपका मुल्क नहीं कर सकता क्योंकि आपके मुल्क की पॉपुलेशन बहुत है। नंबर 2, आपके मुल्क में इनहेरेंटली खुद आप इतना कुछ नहीं बनाते कि आपको इंपोर्ट्स बंद करनी पड़े। अब आप मुझे ये कहोगे सर हम इंपोर्ट्स भी करते हैं, अपने मुल्क में भी बनाते हैं, काम करते हैं, अपने मुल्क की को इकोनॉमी को तरक्की देने के लिए इंपोर्ट्स बंद कर देते हैं। गुड, आप मुझे बताएं आप खुद क्या बनाते हैं? सरकार ये तो छोटी सी बात है, चॉकलेट्स तो इट्स अ टिप ऑफ द आइसबर्ग, right? We need to understand this idea that there are a lot of things that Pakistan is not making and you are dependent, right? From the slightest, even let me give you an example. टेक्सटाइल है, टेक्सटाइल का धागा कहां से आता है? बाहर से आता है। टेक्सटाइल का धागा आप इंपोर्ट करते हैं, डाई आप इंपोर्ट करते हैं। आप अपने मुल्क में धागा बना रहे हो, अपने मुल्क में डाई बना रहे हो, आपको इंपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं। आप जितनी भी आपके पास जो है ना वो आपके पास नीड्स हैं, वॉन्ट्स हैं, आपके पास मोबाइल फोन की हो गई या गाड़ियों की हो गई, बेतहाशा चीजें, सरकार वॉन्ट तो है ना। नहीं कर रहा ना, आपका जो अमीर आदमी जो आपके पास गाड़ी बेयर कर रहा है ना, उस पर वो टैक्स भी दे रहा है उतना ही करोड़ का। आई एम नॉट एट ऑल जस्टिफाइंग द आइडिया कि 15 करोड़ की गाड़ी ठीक है। आई एम जस्ट टेलिंग द आइडिया कि भाई वो 15 करोड़ की, अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अमीर आदमी, ठीक है जनाब, मेरे पास जनाब खरबों रुपए का बैंक बैलेंस है, आई वॉन्ट कि यार बाहर से कोई चीज आए, मेरा ह्यूमन राइट इफेक्ट नहीं हो रहा, क्यों जाऊं मैं अपने मुल्क में? आई वॉन्ट टू स्टे हियर ना। ये तो अल्टीमेटली सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन इज द ओनली सोल्यूशन दैट इज लेफ्ट इज बेसिकली कि गुर्बत खत्म करनी, गरीब गोली मार देते, गरीब मर जाएगा, गुर्बत वैसी खत्म हो जाएगी। दैट इज द ओनली सोल्यूशन लेफ्ट ना, क्योंकि हमारे मुल्क के पॉलिसी मेकर्स ये तो काम करते हैं, उंगली खराब हो गई है, इतना खराब होने देंगे, एंड पे काटनी पड़ेगी, ठीक नहीं करेंगे। द प्रॉब्लम इज दैट वी नीड टू टेक टफ डिसीजंस। देखिए मैं तो कह रहा हूं आपको, टफ डिसीजंस का मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग चेंज करना है, आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई कट लगाना पड़ेगा, आपको सब्सिडीज कम करनी पड़ेगी, आपको टैक्स कलेक्शन जबरदस्ती लेनी पड़ेगी लोगों से, फिर जाके एट द एंड ऑफ द डे आपकी इकोनॉमी ठीक होगी। उसके लिए टफ डिसीजंस करने की बात हम कर रहे हैं, उसमें आप देखें बहुत सी टफ डिसीजंस हो सकते हैं, वो तो पॉलिसी मेकर्स ने सोचना है। बिल्कुल नहीं होता, हम नहीं कर सकते ऑनेस्टली, क्योंकि हमारे मुल्क का जो पॉलिसी मेकर है, जो हमारे पास जो आपका करंट अफेयर्स पढ़ेगा ना, वो इकोनॉमिस्ट नहीं है, उसको उतनी इकोनॉमी आती है जितनी मुझे और आपको आती है, ठीक है। अगर हम बहुत, फिर आपको पता है इंपोर्ट्स को आपको समझाने के लिए आपको पूरा एक पेपर लिखना है, एक जो है ना पैराग्राफ नहीं, एक पूरा पेज समझाने के लिए कि इंपोर्ट्स बंद करने से आपकी इकोनॉमी बेहतर कैसे होगी। मेरी बात समझ आ रही? क्योंकि आपका आंसर ना कहीं और निकल जाएगा। फिर वो अगर क्वेश्चन ही ये है कि इंपोर्ट बंद करने से इकोनॉमी कैसे बेहतर होगी, तो फिर तो समझ आता है, लेकिन सिर्फ इकोनॉमी वाले सवाल पे इतना बड़ा डिटेल में जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, समझाना एग्जामिनर को मुश्किल हो जाएगा। पॉइंट नंबर 5 पे आ जाए, 4-5 लिखेगा जी। The policymakers, the foreign policymakers need to bring back the confidence of the people of Pakistan in their leadership, simultaneously working for political stability. Simultaneously working for political stability. आपको पता है हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा मसला पता क्या? यही समझ आएगा, साइमल्टेनियसली वर्किंग फॉर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। हमारे मुल्क एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हमें ना आप समझ लें कि एतमाद, ट्रस्ट प्राइम मिनिस्टर पर नहीं है, हमें एतमाद खान साहब पर है, हमें एतमाद मियां साहब पर है, हमें एतमाद जरदारी साहब पर है, इंडिविजुअल्स पे, प्राइम मिनिस्टर पे नहीं। एतमाद आर्मी चीफ पर नहीं है, एतमाद जनरल बाजवा पर है, एतमाद हाफिज मुनीर साहब के ऊपर है,
बात समझ आती? एतमाद चीफ जस्टिस पर नहीं है कि वो इंसाफ करेगा, एतमाद काजी फायज ईसा पर है। दिस नेशन इज इंडिविजुअलिस्टिक। हमें यह एतमाद होना चाहिए कि सरकार वो जो चीफ जस्टिस की कुर्सी पे बैठा है ना, आके चीफ जस्टिस की कुर्सी पे, वो इस कदर केपेबल है कि वो बैठा है। मेरी बात समझ आ रही है? वो जो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे आके बैठा है ना, वो इस कदर केपेबल है कि वो उधर बैठा हुआ है। जो आर्मी चीफ बना है ना, वो इस कदर केपेबल है कि जनाब वो आर्मी चीफ बना है। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के मैं पता क्यों खिलाफ हूं? बड़ी सिंपल सी बात। जब आप आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देते हैं ना, तो आप एक नैरेटिव बिल्डअप कर रहे हैं दुनिया के अंदर कि सरकार हमें एतमाद सिर्फ इस बंदे पर है। यानी पूरी फौज में कोई काबिल अफसर नहीं है जो इसकी जगह पर आकर क्या बन जाए, आर्मी चीफ बन जाए। आप क्या नैरेटिव दे रहे हैं दुनिया को कि आपकी फौज जो है इस कदर निखटू है कि उसके पास इतना कुछ, आपके पास काम का बंदा नहीं है कि उसकी जगह पे क्या बन जाए, आके आर्मी चीफ बन जाए। नैरेटिव दे रहे हैं ना आपने मिलिट्री कोर्ट्स बनाई है, मिलिट्री कोर्ट्स बना के आपने कहा कि जनाब हम ना ये जो दहशतगर्द है इनका ट्रायल थोड़ा क्या करेंगे, स्पीडी करेंगे। दुनिया में नैरेटिव पता क्या चाह रहा है कि आपका एग्जिस्टिंग जुडिशियल सिस्टम इस कदर फारिग है कि आपको एग्जिस्टिंग जुडिशियल सिस्टम की मौजूदगी में एक पैरेलल सिस्टम लेकर आना पड़ा। और मजे की बात, उस मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ अगर आपने कोई अपील करनी है तो उसी सिविल कोर्ट में आएगी जिस सिविल कोर्ट के खिलाफ आपने पैरेलल में क्या बनाया हुआ था, एक मिलिट्री कोर्ट। मेरी बात समझ आ रही है? सो हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हमें एट द एंड ऑफ द डे इस इंडिविजुअलिस्टिक पॉलिटिक्स, इंडिविजुअलिस्टिक फ्रीडम, इंडिविजुअलिस्टिक जो आपके पास जो है ना वो आपके पास जो आता है फॉलोइंग, उससे थोड़ा सा निकलना पड़ेगा। यही प्रॉब्लम है ना, मैं बता रहा हूं आपको। And that is the problem that the leaders need to understand. Mia Saab needs to understand that he is not the Prime Minister of Noon League. He is the Prime Minister of Pakistan. In the same country where Khyber Pakhtunkhwa is present as well, Sindh, Balochistan, Punjab is present as well. मेरी बात फॉलो हो रही? ये जरदारी साहब को भी समझना है कि वो सदर पाकिस्तान है, वो सदर पीपल्स पार्टी नहीं है। ये खान साहब को भी समझना चाहिए था कि वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, वो पीटीआई के प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। ये जो इंडिविजुअलिस्टिक पॉलिटिक्स है ना, ये बहुत गंदी चीज है हमारे मुल्क में। और जिस वजह से हमारा जो इंटरेस्ट है ना, जो हमारा जो फॉर एग्जांपल अपने लीडरशिप के ऊपर जो एतमाद है वो लूज हो गया। वी हैव लॉस्ट कॉन्फिडेंस, वी हैव लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन एवरी इंस्टीट्यूशन इन पाकिस्तान, राइट? जो थोड़ी बहुत कसर थी ना वो स्पोर्ट्स ने पूरी कर दी। बात फॉलो हो रही? We have lost confidence in every institution in Pakistan because we believe that everywhere there is corruption. हर जगह करप्शन हो रही। ये कॉन्फिडेंस लेवल के नीच होने के एग्जाम्पल है आपके पास। वी हैव लॉस्ट द कॉन्फिडेंस। सो हमारे पॉलिसी मेकर्स को क्या करना चाहिए? दे नीड टू फोकस ऑन ब्रिंगिंग बैक द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल इन देयर लीडरशिप and simultaneously working for political stability, because political stability leads to continuation of policy. पॉलिसी कंटिन्यू होगी अगर पॉलिटिकल। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाए, पॉइंट नंबर 6 लिखिएगा जी। पॉइंट नंबर 6, पाकिस्तान नीड्स टू क्रिएट ए लुक अफ्रीका फॉरेन पॉलिसी या लुक अफ्रीका पॉलिसी। पाकिस्तान नीड्स टू क्रिएट ए लुक अफ्रीका पॉलिसी for enhancing their trade relations, and exploring new markets, for trade, समझ आ गई बात? लुक अफ्रीका पॉलिसी बना लेते हैं अपनी ट्रेड के लिए, अफ्रीका रिलेशंस को बेहतर करें। पॉइंट नंबर 7 लिखेगा जी। 6 या 7 लिखेगा जी। पाकिस्तान
in short terms, Pakistan in short terms needs to understand, Pakistan in short terms needs to understand that if it cannot make peace, with its enemies, if it cannot make peace with its enemies, it should strive to bring its old friends back. It should strive to bring its old friends back while continuing to make new ones. Very important point. We need to strive to bring back our old friends if we can't make peace with our enemies. दुश्मनों के साथ अगर दोस्ती नहीं हो सकती ना, एक काम करते हैं, अपने पुराने दोस्तों को वापस बुला लेते हैं, ताकि साथ साथ नए दोस्तों की तलाश भी जारी रखते हैं। अगर हम दुश्मनों के साथ पीस नहीं कर सकते, इंडिया, तो लेट्स ब्रिंग बैक आवर ओल्ड फ्रेंड्स। ईरान, बात समझ आती? लेट्स ब्रिंग बैक आवर ओल्ड फ्रेंड्स एंड कीप स्ट्राइविंग टू हैव न्यू फ्रेंड्स। सादी जुबान में फुलफिल द, आपके पास जो ना एग्रीमेंट्स दैट यू हैव डन विद ईरान, बात समझ आती? इफ यू विल फुलफिल द एग्रीमेंट्स दैट यू डन विद ईरान, obviously that will be bringing back the old friends, right? आपका फॉरेन पॉलिसी ऑटोमेटिकली थोड़ी एक्सपैंड होगी जब आप अपने जो आपने एग्रीमेंट्स किए हुए थे वो अल्टीमेटली क्या किए, आपने पूरे किए। सो इफ वी कांट मेक पीस विद आवर एनिमीज, लेट्स ब्रिंग बैक आवर ओल्ड फ्रेंड्स एंड कीप वर्किंग या कीप स्ट्राइविंग टू मेक न्यू फ्रेंड्स। समझ आ गई बात? आप ईरान है, अफगानिस्तान है, राइट? अफगानिस्तान के साथ आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात हुआ करते थे किसी दौर के अंदर, राइट? लेकिन ईरान एक वन ऑफ दोस फ्रेंड्स आपके पास ईरान एग्जिस्ट करता है। मलेशिया के साथ आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे हुआ करते थे किसी दौर के अंदर। समझ आ गई बात? सो वी नीड टू एक्सपैंड रिलेशंस विद देम ना, राइट? उनको साथ दोस्ती करने की जरूरत पड़ेगी हमें। आपके मोरक्को के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस, आप कभी मोरक्को के साथ और पाकिस्तान के रिलेशंस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। आपको पता है कि मोरक्को के अंदर एट द एंड ऑफ द डे जो है वो एक इस तरह का वाकया हुआ था कि मोरक्को के रिप्रेजेंटेटिव को यूनाइटेड नेशंस के अंदर स्पीच करने की परमिशन नहीं थी, राइट? पाकिस्तान की डेलीगेशन में बैठ के चला गया था, पाकिस्तान का था हमारे साथ आ जाए, राइट? वी गिव देम पासपोर्ट, राइट? हमने उनको पासपोर्ट दिया था और वो उसके ऊपर ट्रैवल करके गए थे और जाके उन्होंने स्पीच की थी। सो यू नीड टू ब्रिंग बैक दोस फ्रेंड्स। यू हैव लॉस्ट दीज पीपल समवेयर इन द प्रोसेस ऑफ हैविंग अ फोकस्ड फॉरेन पॉलिसी जस्ट ऑन यूएस या फोकस्ड फॉरेन पॉलिसी यू नो ऑन सऊदी और समवेयर। बात समझ आती? यू हैव लॉस्ट दीज फ्रेंड्स, लेट्स ब्रिंग बैक दीज ओल्ड फ्रेंड्स, राइट? बहुत दोस्त हैं यार आपके पुराने, आप कभी तारीख निकाल कर देखें, राइट? प्रेसिडेंट सोइकार्नो जो इंडोनेशिया से थे, वन ऑफ द फर्स्ट प्रेसिडेंट्स थे जो पाकिस्तान का जिन्होंने दौरा किया था, प्रेसिडेंट सोइकार्नो, राइट? वन ऑफ द फर्स्ट इंडिविजुअल्स टू लैंड इन पाकिस्तान आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। सो यू हैड अ लॉट ऑफ गुड रिलेशंस। यूएई के साथ आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे हुआ करते थे। You were one of the reasons why Emirates became Emirates, right? आपने Emirates को बहुत सपोर्ट किया उस दौर के अंदर, जिस दौर के अंदर Emirates के पास कोई भी सपोर्ट नहीं थी, हमारे अपने जहाज दिए थे, उनको ट्रेनिंग्स तक नहीं थी, वो दौर ही बहुत डिफरेंट था। So if you can't make peace with your enemies, no problem, bring old friends back and keep striving to come up with new friends. समझ आ गया? इन्होंने हमने बनने दिए ना। और जो पुराने दोस्त है ना, मैं बताता हूं आपको सर, कुछ दोस्ती ऐसी होती हैं, आप 10-12 साल भी ना बोलें, लेकिन जब आप बोलते हैं ना आपस में, एक दफा मिलते हैं सरकार, फिर आप 15 घंटे बैठ रहते हैं। समझ आ गई बात? क्योंकि आपके पास बड़ा कुछ होता है बात करने को। सो यू हैव हैड मिस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। समझ आ गई बात? सो लेट्स ट्राई, कोई बात नहीं, बात कर लेते हैं, ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। रादर देन फाइंडिंग न्यू फ्रेंड्स, लेट्स ब्रिंग ओल्ड फ्रेंड्स बैक। पॉइंट नंबर 8 लिखिएगा जी। पॉइंट नंबर 8,
The foreign policymakers, the foreign policymakers must make it clear. The foreign policymakers must make it clear that there must be. The foreign policymakers must make it clear that there must be a complete no, a complete ban. There must be a complete ban on political appointments in the foreign service. On the political appointments in the foreign service. आपके मुल्क में आधे से ज्यादा एम्बेसडर्स जो आपके मुल्क के बाहर किसी मुल्क में पोस्टेड हैं, वो अल्लाह का बहुत शुक्र है कि वो फॉरेन सर्विस से नहीं, फॉरेन सर्विस वालों को पोस्ट ही नहीं किया जाता, वो पॉलिटिकल रीजन हैं। मैं आपको बेतहाशा एग्जांपल्स दे सकता हूं। आपको पता है कि आपके सऊदीया के अंदर एम्बेसडर कौन है? मेजर जनरल बिलाल अकबर। हु वाज मेजर जनरल बिलाल अकबर? डीजी रेंजर्स। क्या काम है जनाब भाई का जो है वो सऊदीया के अंदर एम्बेसडर बनना? एम्बेसडर्स ने कहना होता है कि सरकार आपने पीस लेकर आना है। समझ आ गई बात? यानी 35 साल आपने जंग की और 35 साल के बाद अब आप कह रहे हैं जंग करना बुरी बात। सऊदीज भी हैरान है, भाईजान तुसी कौन लोग हो यार, कौन लोग हो यार तुसी? आप हैरान होते कि यार आप अंदाजा लगाएं कि 35 साल आपने क्या किया है? फौज में काम किया है, फौज में आपने सर्व किया है और आपने वायलेंस में भी हिस्सा लिया है। जारी बात है, फौज में रहे हैं, कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई गोली तो चली होगी भाई। और आप एम्बेसडर बन गए हैं। आप ना अपने 80-82 मुल्कों में पाकिस्तान के एम्बेसडर एग्जिस्ट करते हैं, उसकी आप लिस्ट निकाल कर देखें। इंशाल्लाह 40+ कंट्रीज के अंदर ऐसे लोग पोस्टेड हैं जिनका फॉरेन सर्विस से ताल्लुक ही नहीं। आपको एक और एग्जांपल दे देता हूं। आपके यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है मुनीर अकरम साहब, ये प्री कॉमनर है। ये इतना पुराना बाबा है, प्री कॉमनर। 52nd कॉमन आ गई है ये, जिसकी भी ट्रेनिंग स्टार्ट होनी है 28 सितंबर को। समझ आ गई बात? ये प्री कॉमनर है, इतना पुराना बाबा है। एक दौर था कि यूनाइटेड नेशंस न्यूयॉर्क के अंदर मुनीर अकरम साहब रिप्रेजेंटेटिव थे। इनके छोटे भाई हैं जमीर अकरम, वो यूनाइटेड नेशन जिनेवा में हुआ करते थे। दोनों भाई बल गए हुए थे टॉप पोजीशन के ऊपर। डॉक्टर मलिहा लोधी, ही इज अ जर्नलिस्ट। उनका क्या ताल्लुक है फॉरेन ऑफिस के साथ? सरकार, जब आप फॉरेन ऑफिस के बंदों को फॉरेन ऑफिस में नहीं लगाएंगे तो ना आपसे कश्मीर लड़ा जाएगा, ना आपकी फॉरेन पॉलिसी ठीक होगी, क्योंकि उनका तो ताल्लुक ही कोई नहीं है उस चीज के साथ। उनको तो पता ही कुछ नहीं। जो चीजें हमने फॉर एग्जांपल को आर्टिकल्स या कोई फॉर एग्जांपल रेफरेंसेस पढ़े, वो इनको क्यों नहीं पता यार? मुझे कहां से पता चले? मुझे भी पढ़े ही हूं, ये भी पढ़ लें, इनको समझ नहीं आती। लेकिन भाईजान, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो उनकी जॉब नहीं रही, उनका इंटरेस्ट नहीं है। और फिर दूसरी बात, आप मजे की बात है, आप हैरान होंगे इस चीज के ऊपर, एम्बेसडोरियल पोजीशंस के ऊपर जो पोस्टिंग्स होती है ना, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान करता है। एम्बेसडोरियल पोजीशंस पर पोस्टिंग्स आपके पास जो है वो फॉरेन मिनिस्टर नहीं करता। एम्बेसडोरियल पोजीशंस की पोस्टिंग सारी सदर पाकिस्तान के अंडर होती है, क्योंकि वो हेड ऑफ द स्टेट करता है। समझ आ गई बात? ये जितने सारे डीजी रेंजर सारे के सारे अपॉइंटेड हुए हैं, ये खान साहब के दौर में हुए। ये आपके पास जो है उन्होंने किए, आरिफ अलवी साहब ने किए। और हमें यहां पे भाषण दे रहे हैं कि जनाब सरकार, हमने तो कभी प्रेशर ही कोई नहीं लिया, हमने तो पोस्टिंग ही कोई नहीं की इस तरह की। सरकार पे कौन लोगों को पोस्टिंग किया उन्होंने? वहां पर किन लोगों की पोस्टिंग, किन्होंने की हुई है पोस्टिंग? सारी की सारी आपने की हुई। मेरी बात फॉलो हो रही? तो ये सिचुएशन समझने की कि आपको देयर मस्ट बी कंप्लीट बैन ऑन पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स इन पाकिस्तान फॉरेन सर्विस। आपको अपनी फॉरेन सर्विस को स्टेबलाइज करना पड़ेगा, फिर जाके आपकी अल्टीमेटली फॉरेन पॉलिसी भी अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, थोड़ी सी स्टेबलाइज। आखिरी पॉइंट लिखते हैं, सोल्यूशन नंबर 9 लिखिएगा जी। दिस नेशन नीड्स टू फोकस ऑन resolving the internal issues. This nation now needs to focus on resolving the internal issues, because
Gone are the days of eating grass for making nuclear weapons. Because gone are the days of eating grass while manufacturing the nuclear weapons. Because this nation has learned the hard lesson. This nation has learned the hard lesson that atomic know-how, that the atomic know-how doesn't help in prosperity. Atomic know-how doesn't help in prosperity or lowering down the prices of commodities. Atomic know-how doesn't help in prosperity and lowering down the prices of commodities. मैंने कोशिश की है बिल पे करने की। उन्होंने कहा था कि भाईजान आप पैसे ना लें क्योंकि हमारे पास बम है। उन्होंने कहा नहीं भाईजान, आपको पैसे ही देने पड़ेंगे। समझ आ गई बात? Gone are the days of eating grass while making the nuclear weapons, because we have learned the hard lesson that having the nuclear weapons does not help in prosperity and does not help in lowering down the prices of commodities. सादी जुबान में हमें इन्वेस्टमेंट करनी है अपनी इकोनॉमी के ऊपर, हमें खर्च करना है अपनी इकोनॉमी के ऊपर, हमें खर्च करना है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। बात समझ आती है? rather than focusing just on the defense. I am not saying that defense is not important. It is important, but it is not the most important thing or the only important thing that should be happening in Pakistan. Infrastructure development is something that we need to focus on. क्लियर होगी बात? ये चीजों पे आप फोकस कर लेंगे, आपकी एक फॉरेन पॉलिसी ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएगी। क्लियर है जी? क्या गया? 9 10 करा ले, 10 लिख ले, पॉइंट नंबर 10 लिख लेते। देखिए जी, पॉइंट नंबर 10, पाकिस्तान needs to keep pushing. Pakistan needs to keep pushing to be out of regional isolation, needs to keep pushing to be out of regional isolation through working with the like-minded countries, through working with the like-minded countries, for example Turkey, Saudi, Iran, Malaysia and China. Malaysia and China. सादी जुबान में we need to work a little harder to be the member of BRICS. आपको थोड़ा सा जरा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा कि यार what should be done. Yes, इंडिया का थ्रेट मौजूद है क्योंकि वो क्या कर देगा, वीटो कर देगा पाकिस्तान की मेंबरशिप को। लेकिन रशिया के अंदर मीटिंग हो रही है, चाइना के साथ अच्छी इस्लाम दुआ है, ईरान के साथ भी अच्छी हो गई है, सऊदीया के साथ भी अच्छी हो गई है। मेरी बात समझ आ गई? इन कंट्रीज के थ्रू हम कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कहीं बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए इंडिया को इस बात पर मनवा सकते हैं। अब इलेक्शंस भी हो गए हैं और मोदी साहब को यह बात पता भी है कि भाईजान उतनी अच्छी तरह मैं नहीं जीता जितनी अच्छी तरह मुझे जीतना चाहिए था। मेरी बात समझ आ रही है? मे बी, आई एम नॉट सेइंग दैट इट विल बी, मे बी इट विल क्रिएट अ थोड़ा सा पॉजिटिव स्टांस बाय इंडिया टुवर्ड्स पाकिस्तान, बिकॉज दे शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि हेट नहीं बिकी। बात समझ आती है? परफॉर्मेंस बिकी है, तो हेट बहुत ज्यादा नहीं बिकी। हाँ बिकी है इंडिया के अंदर बहुत हद तक,
लेकिन उतनी ज्यादा नहीं बिकी जितनी मोदी साहब एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि मोदी साहब तो कह रहे थे इस बार 400 पार। वो वाला काम जो है ना वो थोड़ा पूरा नहीं हो सका। इस दफा उनको रियलाइज हुआ है कि थोड़ा सा फोकस होना चाहिए हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर, रादर देन फोकसिंग ऑन डिवाइडिंग। समझ आ गई बात? तो शायद ये एक थोड़ा सा इंडिकेटर है, थोड़ा सा, कि वो फॉरेन पॉलिसी थोड़ी सी लेकर आए इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ, और उनको रीजनल फोकस जस्ट ऑन पाकिस्तान की बजाय एंगेजिंग विद पाकिस्तान करके शायद इकट्ठा आगे लेकर चलने की जरूरत है, रादर देन विदाउट पाकिस्तान। क्लियर होगी बात? तो ये एक नैरेटिव है जिसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है। एक ब्रेक लेते हैं 5-7 मिनट की, उसके बाद वापस आते हैं और अपना अगला टॉपिक शुरू करते हैं इंशाअल्लाह। 5 to 7 मिनट्स मैक्सिमम, से ज्यादा नहीं। ज्यादा टाइम ना लगाइएगा, फिर मिस हो जाएगी क्लास। भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आवाज आ रही है जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स को? हेलो, आवाज आ रही? मरीम कह रही है सर ऑनलाइन वालों को आप कहते हैं लाडले हैं लेकिन हमें म्यूट कर देते हैं डिस्कशंस में। जी बात तो आपकी ठीक है। वो ये अलाउ नहीं करते जी फिजिकल क्लास वाले। ये समटाइम्स कह रहे होते हैं कि सर कोई जो है वो पर्सनल बातें भी होती हैं, सबको बताना नहीं होती। हाँ, ये सारा कसूर फिजिकल क्लास वालों का। अच्छा जी, नहीं जी, हमारा नेक्स्ट टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू दिस चेंजिंग ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर। दरवाजा बंद कर देना बॉस। दैट इज द ताइवान क्राइसिस। द ताइवान क्राइसिस, इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि ये इशू क्या है बिटवीन, है तो असल में ये चाइना और ताइवान के दरमियान में इनिशियली, लेकिन इसके अंदर कंट्रीज काफी इंवॉल्व हुए हैं। इसके अंदर ताइवान भी है, इसमें चाइना भी है, इसमें यूएस भी इंवॉल्व हुआ है, इसमें सारी की सारी दुनिया इंवॉल्व हुई है इस क्राइसिस के अंदर। इसको हम कह रहे हैं ताइवान क्राइसिस। ये क्या क्राइसिस है अंडरस्टैंड करने के लिए आप में से किसी को अंदाजा है कि वाई ताइवान एंड चाइना आर फाइटिंग विद ईच अदर? क्या है इशू ताइवान और चाइना का आपस में? एनी आइडिया? तो ये बेसिकली पहले एक ही और वर्जन है। अच्छा जी, दो पॉलिटिकल पार्टी, एक जो है कम्युनिस्ट पार्टी आ गई और दूसरी जो है पार्टी तो आफ्टर पार्टी दूसरी पार्टी थी उनके अगेंस्ट, तो उसको जो है ना निकाल दिया, चाइना से निकाल दिया। चाइना के लेवल इतना तो उनकी जो पार्टी थी माओवादी की, उन्होंने टेक ओवर किया था कंट्री को, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी थी वो ताइवान चले गए। ठीक है, गवर्नमेंट बना ली, ठीक हो गया। ये तो चलो अब की बात है, पुरानी कोई तारीख कोई थोड़ी बहुत याद नहीं। अच्छा, और एनी आइडिया? ताइवान और चाइना के दरमियान में क्या इशू? चाइना क्लेम्स ताइवान एडेड एज इट्स, क्या लिखा जी? सर इसकी हिस्टोरिकल टाइमलाइन लाजमी बनवा दें। जी भाई मैं उसी से सवाल, अच्छा बहुत ठीक है भाई। चाइना क्लेम्स ताइवान एज इट्स 23rd प्रोविंस, ठीक है जी। Separated 1949, China wants to annex Taiwan again, but Taiwan wants to maintain independence. Taiwan declares itself as a US ally. China claims Taiwan to be its part, while Taiwan denies any such claims. It wants to stay as an independent state. बिल्कुल ठीक। US uses Taiwan to counter China. ठीक हो गया, सारे बिल्कुल सही बातें कर रही हैं, इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ना हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव समझना पड़ेगा। देखें, हर एक मुल्क के अंदर कुछ जो तारीख होती है, तारीख में कुछ सर्टन डायनेस्टीज या सर्टन पॉलिटिकल लीडर्स ऐसे रहे होते हैं जिसने उस कंट्री की तारीख के ऊपर ना बहुत बड़ा इंपैक्ट छोड़ा हो। हिंदुस्तान की तारीख मुगलों के बगैर आप पढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि जो आर्किटेक्चर,
राइट, मुगलों के दौर के अंदर बना हिंदुस्तान के अंदर, वो उससे पहले मौजूद था काफी हद तक, लेकिन उतना हद तक नहीं था जितना मुगलों के दौर में आया। यानी मुगलों के अलावा आप हिंदुस्तान की तारीख को पढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि मुगलों के डाउनफॉल से ही इटसेल्फ कहीं ना कहीं आजादी और कहीं ना कहीं आगे की हम तरफ हम मूव करने गए, और उसके बाद अल्टीमेटली 1857 हुआ, और 1857 के बाद 1947 में आजाद। तो मुगलों वगैरह आप नहीं पढ़ सकते। सेम इसी तरह चाइनीज जो तारीख है ना, वो एक डायनेस्टी हुआ करती थी चाइना की, उसको कहते थे हान्स, चाइनीज हान डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी? हान। जो चाइनीज हान डायनेस्टी थी ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी चाइना के लिए। इन्होंने चाइना में सिविल सर्विस भी इंट्रोड्यूस करवाई, बल्कि चाइना के अंदर जो पेपर इंट्रोड्यूस हुआ था वो भी हान डायनेस्टी में हुआ। काफी तरक्की हुई हान डायनेस्टी के अंदर। मेरी बात समझ आती? ये चाइनीज के सैयद हैं, समझ आ गई बात? अपर क्लास है चाइना के अंदर जो लोग एग्जिस्ट करते हैं, वो ये लोग एग्जिस्ट करते हैं। और इनकी एसोसिएशन जो होती है ना हान्स की, चाइना में जो लोग हान्स के साथ एसोसिएटेड हैं, या जिनको चाइनीज हान्स भी कहा जाता है, वो अल्टीमेटली सुपीरियर क्लास अल्टीमेटली क्या मानी जाती? समझ आ गई बात? हुआ ये कि चाइना की एक आखिरी डायनेस्टी जो थी, जिसने चाइना पे लास्ट में रूल किया, उसे कहते थे किंग डायनेस्टी। किंग, QING से, किंग डायनेस्टी। जब किंग डायनेस्टी चाइना के अंदर पावरफुल हुई, तो चाइना में बहुत से जो हान्स थे, उन्होंने चाइना से निकलकर चाइना के करीब ही एक जजीरे के ऊपर जाकर पनाह ले ली। मेरी बात समझ आ रही? चाइना के करीब ही एक जजीरा हुआ करता था, उस पर जाकर चाइनीज हान्स ने क्या कर लिया? रहना शुरू कर दिया। क्योंकि उस जजीरे पर हान्स ने रहना शुरू कर दिया, तो चाइना ने कहा कि यह जजीरा क्या है? हमारा। क्योंकि यहां पर कौन आ गए हैं? हान्स। हान्स ने यह जगह अपने लिए क्या की है? फाइनल की है। हमारे लिए ये क्या है जगह? बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जगह चाइना ने अपने हिस्से के लिए क्या कर ली? क्लेम कर। ताइवान वॉज क्लेम्ड बाय चाइना, क्योंकि वहां पर जाकर किसने सेटल होना शुरू किया था? हान्स। और हान्स चाइना के लिए क्या थे? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करते थे। यहां तक मेरी बात समझ आ गई? तो जब चाइनीज हान्स ने वहां पे सेटल होना शुरू कर दिया, और चाइना के लिए हान्स इंपॉर्टेंट होना शुरू हुए, तो चाइना के लिए ताइवान भी अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट होना शुरू हो गया। इनके दरमियान सबसे पहले हुआ चाइना और जापानीज के दरमियान पहली वॉर हुई, जिसको साइनो जापानीज वॉर कहते हैं। जो साइनो जापानीज वॉर हुई पहली, उसमें यह हुआ कि जापान ने ताइवान के ऊपर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। तो जापान ने जब ताइवान के ऊपर कब्जा कर लिया, तो ताइवान किसका हिस्सा बन गया? जापान का। समझ आ गई बात? अल्लाह की करनी यह हुई कि 1912 में आखिरी जो किंग था, मतलब किंग डायनेस्टी का जो किंग था, उसकी डेथ हो गई कहां पर? 1912 में। ये तारीख है, इसमें सिर्फ सुनने वाली तारीख है, लिखने वाली नहीं, क्योंकि उसमें 2-3 मुश्किल नाम भी आने आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन मैं लिखवा दूंगा, आप तो नोट कर लीजिएगा। आखिरी किंग डायनेस्टी कब फौत हुई? कब किंग फौत हुआ है? 1912 के अंदर। बात समझ आती? जो किंग डायनेस्टी थी, आखिरी बादशाह फौत हो गया 1912 में। जाहिर बात है, जब बात आखिरी जो सल्तनत आपकी खत्म होती है, तो उससे पहले प्रॉब्लम शुरू हो जाती, लेकिन जो किंग की डेथ के बाद प्रॉब्लम अल्टीमेटली कंप्लीट हो जाती। जिसना फॉर एग्जाम्पल, अब बहादुर शाह जफर जब हिंदुस्तान का बादशाह था, तो कहने को हिंदुस्तान का बादशाह था, लेकिन हिंदुस्तान उसके हाथ से बहुत हद तक निकल चुका हुआ था, क्योंकि हिंदुस्तान में गोरे भी पावरफुल हो चुके थे, हिंदुस्तान में सिख भी पावरफुल हो गए थे, मराठे भी पावरफुल हो गए थे, बहुत ज्यादा पावर्स आ गई थी। यानी हिंदुस्तान डिवाइड हो गया हुआ था काफी हिस्सों के अंदर, और इनकी गवर्नमेंट सिर्फ दिल्ली तक रह गई। इसी तरह जो किंग डायनेस्टी थी ना, ये जब खत्म हो रही थी आहिस्ता आहिस्ता, तो चाइना के भी टुकड़े होना शुरू हो गए थे। टुकड़े मतलब ये नहीं कि अलहदा, चाइना में हर छोटे छोटे हिस्से पर अलग-अलग छोटी छोटी गवर्नमेंट बन गई थी। छोटे छोटे बादशाह जो थे वो पावरफुल हो गए थे। अब जो है वो ताइवान चला गया हुआ है किसके पास? जापान के पास। अल्टीमेटली बाकी हिस्सों पे भी छोटे छोटे बादशाह जो है वो पावरफुल हो गए थे। तो चाइना के अंदर ना एक पॉलिसी आहिस्ता आहिस्ता आवाज उठ रही थी कि चाइना में ना एक वन चाइना पॉलिसी होनी चाहिए, यानी चाइना को वापस क्या किया जाए? इकट्ठा किया जाए, रीयूनिफाई किया जाए। तो किंग के फौत होने के बाद इन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई, उसका नाम था कोमिंतांग। कोमिंतांग पॉलिटिकल पार्टी बनी, और कोमिंतांग पॉलिटिकल पार्टी के एक लीडर बना, उसका नाम था सुन यात सेन। सुन यात सेन। सुन यात सेन जो था वो बेसिकली किसका लीडर था? कोमिंतांग का। कोमिंतांग का नैरेटिव क्या था? वन चाइना। कोमिंतांग पॉलिटिकल पार्टी का नैरेटिव क्या था? वन चाइना। लीडर का नाम क्या था? सुन यात सेन।
1925 में सुन यात सेन की डेथ हो गई। जब 1925 में सुन यात सेन की डेथ हो गई तो इसी कोमिंतांग पॉलिटिकल पार्टी का एक छोटा लीडर हुआ करता था, उसका नाम था चियांग काय शेक। चियांग काय शेक। ये जो चियांग काय शेक था, ये किसका पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर था? कोमिंतांग। स्टॉप, फोकस रखते हैं। किंग फौत हो गया, कोमिंतांग पॉलिटिकल पार्टी बन गई है जिसके लीडर का नाम है sun yat-sen। sun yat-sen का नैरेटिव क्या है? वन चाइना। sun yat-sen की डेथ कब हुई है? 1925 में। 1925 में डेथ के बाद कोमिंतांग पॉलिटिकल पार्टी में से एक लीडर निकला। नाम क्या रखा? नाम क्या था उसका? चियांग काय शेक। चियांग काय शेक ने कोमिंतांग पॉलिटिकल पार्टी का नाम चेंज कर दिया और उसे नाम रख दिया नेशनलिस्ट पार्टी। नेशनलिस्ट। सो अब नेशनलिस्ट जो पार्टी है उसके लीडर का नाम क्या है? चियांग काय शेक। सो अब चाइना के अंदर एक लीडर पावरफुल हो गया है, नाम है चियांग काय शेक। और कौन सी उसकी पॉलिटिकल पार्टी है? नेशनलिस्ट। इसी दौरान एक और पार्टी बनती है कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर का नाम है माओ जेडोंग, जो बाद में चाइना का प्रेसिडेंट भी बना। अब माओ जेडोंग की कम्युनिस्ट पार्टी है और चियांग काय शेक की नेशनलिस्ट पार्टी है। इन दोनों की आपस में लड़ाई हो जाती है कि चाइना पे रूल कौन करेगा। सो चाइना पे रूल करने के लिए नेशनलिस्ट पार्टी का चियांग काय शेक और कम्युनिस्ट पार्टी का माओ जेडोंग आपस में लड़ पड़ते हैं और इनकी लड़ाई जाकर खत्म होती है 1949। और 1949 के अंदर माओ जेडोंग की कम्युनिस्ट पार्टी चाइना पे कब्जा कर लेती है और चियांग काय शेक की नेशनलिस्ट पार्टी भागकर ताइवान चली जाती है। समझ आ गई बात? तो नेशनलिस्ट पार्टी जो चियांग काय शेक की थी वो भागकर किधर चले गए? ताइवान। और चाइना में कौन बच गया? कम्युनिस्ट पार्टी माओ जेडोंग। मेरी बात फॉलो हो रही? अब कम्युनिस्ट क्योंकि बेसिकली प्रो यूएसएसआर थे, मेरी बात समझ आ रही है? तो अमेरिका उनको एक्सेप्ट नहीं करता था। अमेरिका ने कहा कि मैं, यानी अमेरिका एक्सेप्ट किसको कर रहा है? नेशनलिस्ट पार्टी। नेशनलिस्ट पार्टी कहां पर चली गई थी? ताइवान में। और उन्होंने ताइवान को नाम दे दिया जाकर रिपब्लिक ऑफ चाइना। नाम क्या दे दिया? रिपब्लिक ऑफ चाइना। और माओ जेडोंग ने ये जो चाइना इस वक्त दुनिया में है इसका नाम क्या रख दिया? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। सो दुनिया में कितने चाइना हो गए? दो। एक चाइना का नाम क्या था? रिपब्लिक ऑफ चाइना, यानी कि ताइवान। और दूसरे का नाम क्या था? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। सो दुनिया में दो चाइना थे और दोनों चाइना अपने आप को ओरिजिनल चाइना कहते थे। नेशनलिस्ट पार्टी का चियांग काय शेक कहता था कि मैं रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो कि ओरिजिनल चाइना है, उसका लीडर। कम्युनिस्ट पार्टी का माओ जेडोंग कहता था कि नहीं, मैं ओरिजिनल चाइना का लीडर हूं। तो दुनिया में कितने चाइना थे? दो। एक चाइना को कौन लीड कर रहा था? दूसरे चाइना को चियांग काय शेक। चियांग काय शेक ताइवान में बैठा था। ताइवान का नाम क्या था? रिपब्लिक ऑफ चाइना। और इस वक्त जो चाइना दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा है उसका नाम क्या था? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। अब जारी बात है, डिसाइड होना था कि असल चाइना कौन सा है। कम्युनिस्ट क्योंकि यूएसएसआर के साथ थे तो अमेरिका ने एक्सेप्ट कर लिया इसको, ताइवान। 1949 से लेकर 1971 तक ताइवान अंडर द नेम ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना रिमेन्ड द परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। मेरी बात समझ आ रही? 1949 से लेकर 1971 तक ताइवान अंडर द नेम ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना रिमेन्ड द परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। 1971 में ये वाला जो चाइना है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये वापस आया एज द परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। ये काम 1949 से शुरू हुआ है। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी चाइना है, वो ताइवान को यानी रिपब्लिक ऑफ चाइना को अपना इंटेग्रल पार्ट मानता है, अपना इंटरनल मैटर मानता है। दूसरी तरफ जो ताइवान है यानी रिपब्लिक ऑफ चाइना, वो अपने आप को सेपरेट स्टेट मानते हैं। वो कहते हैं वी आर नॉट पार्ट ऑफ चाइना। मेरी बात समझ आती? अब सिंपल बड़ा आइडिया नैरेटिव क्या एग्जिस्ट करता है इस वक्त चाइना में? एक नैरेटिव है, इसे कहते हैं वन चाइना टू सिस्टम्स पॉलिसी। चाइना कहता है कि दुनिया में सिर्फ एक चाइना है, लेकिन तीन जगह ऐसी हैं चाइना के अलावा जो हैं तो हमारी ही, लेकिन वहां पर सिस्टम अपना चल सकता है उनका। यानी दे कैन हैव देयर ओन सिस्टम
बट दे विल रिमेन पार्ट ऑफ चाइना। वो कौन सी है? नंबर 1 हांगकांग, नंबर 2 ताइवान, नंबर 3 मकाओ। मकाओ MACAU, इसको एशियन लॉस वेगस भी कहते हैं। इसमें सिर्फ गैम्बलिंग होती है और कुछ नहीं होता। बात समझ आती? 3 एरियाज आ गए, मकाओ, ताइवान और हांगकांग। ये है 1 चाइना 2 सिस्टम्स पॉलिसी, यानी दुनिया में चाइना एक ही रहेगा। दुनिया में चाइना एक ही रहेगा, लेकिन इन 3 जगहों के ऊपर सिस्टम डिफरेंट हो सकता है। वो अपने मुल्क में शरिया लगाएं, वो अपने मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी लेकर आए, वो अपने मुल्क में जो मर्जी लेकर आए, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो रहेंगे पार्ट ऑफ चाइना। मेरी बात समझ आ रही? लेकिन उसके अंदर जो ताइवान है वो कहता है कि नहीं, वी आर अ सेपरेट स्टेट। सो कहानी ये है कि चाइना डिक्लेयर्स ताइवान एज देयर ओन पार्ट, एज देयर इंटरनल पार्ट, बट ऑन द अदर हैंड ताइवान डिक्लेयर्स इटसेल्फ एज अ सेपरेट एंटिटी। क्या कहानी सिर्फ यहीं तक है? नहीं, ये तो कहानी का एक स्टार्ट है। ताइवान चाइना के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्योंकि वो उसका हिस्टोरिकल एनालिसिस उसका साथ मिलता है। करंट सिचुएशन ताइवान की चाइना की बहुत डिफरेंट है एक दूसरे से, वहां से आपको समझने की जरूरत पड़ेगी। यहीं से हेडिंग डालते हैं, व्हाई ताइवान इज इंपॉर्टेंट फॉर चाइना एंड द वर्ल्ड। यहां पे आपको समझ आएगा कि ताइवान की सन इंपॉर्टेंस क्या है। सर 1 चाइना एंड 3 सिस्टम्स नहीं होगा? 3 सिस्टम क्यों होगा भाई? 1 चाइना 2 सिस्टम्स होगा ना। एक तो चाइना का अपना सिस्टम है, बाकी 3 जो मर्जी सिस्टम चलाएं। समझ आ गई ना? गुड। आ जाए जी। वाई ताइवान इज इंपॉर्टेंट फॉर चाइना एंड द वर्ल्ड। 1 बाय 1 लिखते हैं जी। देखिएगा जी, द स्ट्रेट ऑफ ताइवान, द स्ट्रेट ऑफ ताइवान holds 25% of the global trade. The Strait of Taiwan holds the 25% of the global trade and 80% of Chinese trade and 80% of Chinese trade. पॉइंट नंबर 1 क्या लिखा? द स्ट्रेट ऑफ ताइवान होल्ड्स 25% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड एंड 80% ऑफ चाइनीज ट्रेड। सादी जुबान में जरा फोकस को अंडरस्टैंड कीजिए। ये देखिएगा जरा, ये चाइना है और ये दरमियान में ताइवान। क्लियर होगी बात? इधर जरा फोकस रखिए। ये चाइना है और ये छोटा सा साथ आइलैंड है, इसका नाम क्या है? ताइवान। ये चाइना और ये छोटा सा ग्रीन कलर का ताइवान। ठीक हो गया थे ना? दरमियान में ये जो जगह है ना पानी वाली समंदर की, इसे कहते हैं स्ट्रेट ऑफ ताइवान। स्ट्रेट ऑफ ताइवान, समझ आ गई बात? छोटा सा जो पानी का आपको दरमियान में रास्ता नजर आ रहा है, इसको स्ट्रेट ऑफ ताइवान कहते हैं। 25% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड गुजरती है इस इतनी सी जगह से, और चाइना की 80% ट्रेड जो है वो इतनी सी जगह से गुजरती है। अगर ताइवान एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनता है तो ताइवान स्ट्रेट ऑफ ताइवान को कंट्रोल करेगा, और स्ट्रेट ऑफ ताइवान को जब वो कंट्रोल करेगा तो 80% ऑफ चाइनीज ट्रेड कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। चाइना ऐसा रिस्क लेने का ही नहीं है, क्योंकि उसकी फॉरेन पॉलिसी है ही इकोनॉमिक, उसकी फॉरेन पॉलिसी है रीजनल इंटीग्रेशन, उसकी फॉरेन पॉलिसी है पीस, उसकी फॉरेन पॉलिसी है इकोनॉमिक डिपेंडेंस। और ऐसे मौके पर 80% उसकी ट्रेड उसके हाथ से निकल जाए तो चाइना की फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल ही खत्म हो जाए, क्योंकि चाइना को यह भी पता है कि ताइवान अकेला तो जंग लड़ेगा नहीं, उसके साथ पीछे कौन खड़ा होगा? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने 1979 में एक ताइवान रिलेशंस एक्ट पास किया था अमेरिका ने, जिसमें उसने कहा था कि ताइवान को सपोर्ट करने के लिए हम अमेरिका खुद पहुंचेगा। मेरी बात समझ आती? इसके ऊपर प्रेसिडेंट बाइडेन से भी उन्होंने सवाल किया था कि प्रेसिडेंट बाइडेन से उन्होंने क्वेश्चन ये किया कि यूएस वाज साइलेंट ऑन सपोर्टिंग यूक्रेन, बट इफ चाइना अटैक्स ताइवान, will United States of America militarily support Taiwan?
प्रेसिडेंट बाइडेन का जवाब पता क्या था? यस, वन वर्ड आंसर, यस, दैट वी विल मिलिटरीली सपोर्ट ताइवान। वो क्यों मिलिटरीली सपोर्ट करेंगे ताइवान को, यहां आपको अगले पॉइंट में समझना, लेकिन अभी पॉइंट को इतना समझिए कि यहां पर ताइवान अकेला तो जीतेगा नहीं इतने बड़े मुल्क से। चाइना को यह बात पता है कि ताइवान अगर जीत गया तो ये सारे का सारा स्ट्रेट ऑफ ताइवान किसके पास चला जाएगा? ताइवान के पास। और ताइवान इसको यूज कर सकता है ताकि, और मेरी 80% जो ट्रेड है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा होगी, मैं कह रहा हूं हो सकती है। और इसलिए यह रिस्क बहुत बड़ा रिस्क है चाइना के लिए, और चाइना इस रिस्क को लेने को तैयार नहीं। और चाइना को यह भी पता है कि ये ताइवान अगर ये काम करेगा और हमसे जीतेगा और सेपरेट होगा तो अकेले तो ये हो सकता नहीं है। इसको सपोर्ट किसकी मिलेगी? यूएस की। और यही मेरा पॉइंट नंबर 2 है कि अगर यूएस की सपोर्ट मिलेगी उसको तो फिर स्टेट ऑफ ताइवान में आकर अमेरिका बैठे, और स्टेट ऑफ ताइवान में जब यूएस अपनी मिलिट्री बेस बनाएगा अल्टीमेटली, तो चाइना की सिक्योरिटी भी कॉम्प्रोमाइज हो, और चाइना यह काम नहीं करने को। बहुत तरफ जा रहे हैं, ऑल्टरनेट रूट ले रहे हैं ना वो। इससे पहले कि एट द एंड ऑफ द डे कुछ हो, कम से कम ऑल्टरनेट रूट तो बने ना हमारे पास। ये बहुत बड़ा प्लान है। सो स्टेट ऑफ मलाक्का जो ताइवान है आपके पास, इट होल्ड्स 25% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड एंड 80% ऑफ चाइनीज ट्रेड। आगे लिखिए इसी को। इफ ताइवान बिकम्स इंडिपेंडेंट, if Taiwan becomes independent, this 80% of Chinese trade may be compromised. This 80% of Chinese trade may be compromised. क्लियर होगी बात? नंबर 2, आपको यह बात पता है कि चाइना की फॉरेन पॉलिसी क्या है? इकोनॉमिक सेंट्रिक, इकोनॉमी पे फोकस करना है। इसी पॉइंट को ज़हन में रखें और पॉइंट नंबर 2 लिखें। ताइवान इज द 8th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ चाइना। पॉइंट नंबर 2, ताइवान इज द 8th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ चाइना with more than $200 billion trade. Taiwan is the 8th largest trading partner of China with more than $200 billion trade. Comma. If Taiwan becomes an independent state, there may be less chances of collaboration. If Taiwan becomes an independent state, there may be less chances of collaboration. मेरी बात समझ आती? $200 बिलियन की ट्रेड है दोनों मुल्कों के दरमियान में। 8th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है ताइवान चाइना का। अगर ताइवान चाइना के हाथ से निकलता है और इंडिपेंडेंट स्टेट बनता है, इसका मतलब है कि देयर आर लेस चांसेस ऑफ कोलैबोरेशन बिटवीन टू स्टेट्स। आई एम नॉट सेइंग दैट देयर विल बी लेस चांसेस, देयर मे बी लेस चांसेस ऑफ कोलैबोरेशन, और विद अ पॉलिसी फोकसिंग ऑन इकोनॉमी, चाइना कैन नॉट लूज इट। $200 बिलियन इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट, ठीक है? $200 बिलियन इज ऑनेस्टली नॉट अ स्मॉल अमाउंट। हमारे पास $5 बिलियन का आईएमएफ का बेल आउट पैकेज मिला था, $5 बिलियन का। हम जनाब छलांगे ऐसे मार रहे थे जैसे पता नहीं क्या मिला है। $200 बिलियन की ट्रेड है सिर्फ दोनों के दरमियान। चाइना कैन नॉट लूज ताइवान। समझ आ गई बात? पॉइंट नंबर 3। अभी तो कुछ नहीं, वो क्लेम करता है कि मैं हूं, लेकिन चाइना उसको मानता नहीं। दुनिया में सिर्फ 9 से 10 कंट्रीज तो हैं जो ताइवान को एज इंडिपेंडेंट स्टेट मानते हैं, बाकी तो कोई भी नहीं मानता उसको। वो छोटे छोटे कंट्रीज हैं, ये आपके पास इधर ना, ये छोटे छोटे ये सेंट कीट्स एंड नेवीज और ये सारा कुछ। अमेरिका भी ताइवान को इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं मानता, लेकिन सपोर्ट करता है, क्योंकि उसको पता है भाईजान ताइवान को इंडिपेंडेंट स्टेट मानूंगा तो चाइना के साथ ट्रेड ही कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। इसलिए वो ट्रेड भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, लेकिन वो चाइना को पूरी तरह जीतने भी नहीं देना चाहते। समझ आ गई बात? एक दरमियान का कंपटीशन चल रहा है। लेकिन अगला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको स्टार डाल लें।
जी 200 बिलियन डॉलर, मिलियन डॉलर नहीं शहजादे, बिलियन। 200 मिलियन की तो पाकिस्तान यूक्रेन की है, 200 मिलियन से ज्यादा 711 मिलियन की पाकिस्तान यूक्रेन की ट्रेड होती है सिर्फ। ये तो ताइवान और चाइना। 200 बिलियन डॉलर्स, अरब डॉलर। पॉइंट नंबर 3 4 लिखेगा जी, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। 3 भाई 3 माजरत यार, माजरत चेक कर यार, तेरे गिनती नहीं ठीक, तेरी बिस्ती करा दी मेरी, ठीक है। 3 भाई 3। अच्छा वैसे वो इस टाइम पे वो भी बोलते हैं, जिंदगी में कभी नहीं बोला 3 सर, 3 सर। प्लीज, कभी उनकी आवाज नहीं सुनी मैंने पूरी क्लास के अंदर। पहली दफा तभी सुनता हूं मैं क्लास में आवाज, जब उनकी ना काउंटिंग को प्रॉब्लम हो जाता है। अच्छा देखें जी, पॉइंट नंबर 3 देखें। इफ पॉइंट भूल गया, अजीब पॉइंट, मैं कहा था बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अजीब जेन में पॉइंट चल रहा था, वो निकल गया जेन के अंदर। 1 मिनट ठहर, कोई नहीं आगे से चलो लिखिए जी। पॉइंट नंबर 3, इफ यूएस लूजेस ताइवान, इफ यूएस लूजेस ताइवान और ताइवान becomes part of China, if US loses Taiwan or Taiwan becomes part of China, China will gain direct access to United States of America. China will gain direct access to United States of America, which will be the biggest security threat ever for the US. Which will be the biggest security threat ever for the US. लिख लिया अब आपने? अब जरा थोड़ा सा ना कॉपी पेंसिल छोड़ें और जरा मेरी तरफ फोकस करें थोड़ा सा, क्योंकि जब तक आपको ये लॉ ऑफ द सी समझ नहीं आएगा ना, आपको ये पूरी कहानी समझ नहीं आएगी। अब जरा फोकस रखिए। जिस तरह जमीन का लॉ है ना, इसी तरह एयर स्पेस का लॉ है, और जिस तरह एयर स्पेस का लॉ है, इसी तरह समंदर का लॉ भी है। बात समझ आती? समंदर के अंदर भी लेन्स होती हैं, इवन दो नजर नहीं आती, लेकिन लेन्स होती हैं, जिन लेन्स को फॉलो करना जरूरी होता है। यह नहीं कि न्यू खान की तरह जा नील किया मोड़ दिया गाड़ी, समझ आ रही? यू हैव टू फॉलो दोज लेन्स। एयर स्पेस में भी ऐसा ही होता है, आपको वो लेन्स फॉलो करनी होती हैं एट द एंड ऑफ द डे। यहां तक बात समझ आ गई? अब जरा फोकस करने की कोशिश करें। समंदर जो है ना, वो पूरा का पूरा 3 हिस्सों में डिवाइड होता है, 3 पार्ट्स के अंदर। अगर मैं ये लाइन और ये लाइन, इसको मैं सी शोर मान लूं, ठीक है, इंटरनेशनल लॉ की जुबान में इसको बेस लाइन कहते हैं। बेस लाइन का मतलब वो स्ट्रेट लाइन है जो सी शोर के एक कोने से दूसरे कोने तक है, उसको हम बेस लाइन मान लेते हैं। अगर मैं बेस लाइन मान लूं तो बेस लाइन से लेकर ये जो है ना अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, कहां तक का? अप टू 12 नॉटिकल माइल्स बेस लाइन से लेकर, इस एरिया को कहते हैं टेरिटोरियल वाटर्स। क्या कहते हैं? टेरिटोरियल वाटर्स। लिखना नहीं, जरा फोकस रखें मेरी। टेरिटोरियल वाटर्स का मतलब है कि वो पानी जो स्टेट की अपनी टेरिटरी, स्टेट की जाती टेरिटरी, यानी अगर ये बेस लाइन है और ये एरिया 12 नॉटिकल माइल्स तक का है, तो ये टेरिटरी मेरी है। इस 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर सब कुछ मेरा है, क्योंकि ये टेरिटरी मेरी। पाकिस्तान का लॉ कहां तक लगता है? इस जमीन तक, इस जमीन के नीचे तक, इस जमीन के ऊपर की एयर स्पेस तक, इस जमीन की एम्बेसीज के अंदर जो किसी और मुल्क में है, और इस मुल्क के 12 नॉटिकल माइल्स के समंदर तक। मेरी बात समझ आ रही? तो 12 नॉटिकल माइल्स का जो समंदर है वो स्टेट की टेरिटरी माना जाता है, वो जो भी स्टेट, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो। अप टू इसलिए लिखा जाता है कि अगर दरमियान में, दोनों मुल्कों के दरमियान में डिस्टेंस ही टोटल 20 हो, तो फिर 12 तो पूरा नहीं हो सकता। एक मुल्क है जी मेरा 12, दूसरा है जी मेरा 12, तो वो दरमियान में 10-10 या 9-9 करके हो जाएगा। दरमियान में 2 किलोमीटर की लाइन छोड़ देंगे फॉर इंटरनेशनल ट्रैवल। मेरी बात समझ? दैट इज व्हाई वर्ड लिखा जाता है अप टू, यानी मैक्सिमम कहां तक जा सकता है? 12 नॉटिकल माइल्स तक।
मेरी बात समझ आती? पहले ये कानून डिफरेंट होता था। पुराने दौर में ही होता था कि ना सी शोर पे खड़े होके एक कैनन बॉल फायर किया जाता था, तोप का गोला। जहां तक तोप का गोला गिरता था वहां तक स्टेट की टेरिटरी मानी जाती थी। इसको कैनन बॉल रूल कहते थे। यानी कहते थे यहां तक हमारे पास पहुंच है अपने आप को डिफेंड करने की, यहां तक हमारा लॉ लगेगा भाई। कैनन बॉल फायर करते थे। अब जिसके पास तोप अच्छी है उसका आप समझ लें जो है वो टेरिटोरियल वाटर्स भी ज्यादा, जिसके पास बेचारे के पास तोप नहीं है उसका पास जो है वो टेरिटोरियल वाटर्स भी नहीं है। तो फिर 1982 में एक यूएन क्लॉज बना, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, इसने 12 नॉटिकल माइल्स अप टू 12 नॉटिकल माइल्स पे फिक्स कर दिया। उन्होंने कहा जी सबके लिए कितना मैक्सिमम 12 नॉटिकल माइल्स। यहां तक बात पहुंच गई। इसी लॉ ऑफ द सी में लिखा हुआ है कि ये सारा कुछ स्टेट का, टेरिटोरियल वाटर्स का मतलब ही टेरिटरी, टेरिटरी में सब कुछ किसका? स्टेट का। आगे सुन, अब आप अटेंशन दे, फोकस छोड़ दें इधर, मेरी तरफ देखो। ये दूसरा हिस्सा है, ये है ये वाला हिस्सा, ये है अप टू 200 नॉटिकल माइल्स। कितना? अप टू 200। इसे कहते हैं EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन अप टू 200 नॉटिकल माइल्स। इसका मतलब यह हुआ कि इस 200 नॉटिकल माइल्स के अंदर जितनी भी इकोनॉमिक रिलेटेड चीजें हैं वो स्टेट की, लॉ स्टेट का नहीं। जितनी भी इसमें मछलियां स्टेट की, गैस स्टेट की, पेट्रोल स्टेट का, जो कुछ भी इस 200 नॉटिकल माइल्स के अंदर आएगा वो उस स्टेट का होगा जिसका ये EEZ है। इसमें भी अप टू इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि मैक्सिमम 200 नॉटिकल माइल्स। मेरी बात समझ आ गई? मैक्सिमम 200 नॉटिकल माइल्स। स्टेट और स्टेट के दरमियान में 300 का फर्क है, 300 का, तो 140 इसका, 140 इसका, 280 दरमियान का 20 इंटरनेशनल ट्रेवल। ये बात समझ आ गई आपको? ये जो EEZ है इसमें भी सब कुछ किसका? स्टेट का। लॉ स्टेट का नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या? स्टेट का इकोनॉमिक। दैट इज व्हाई एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, कि इकोनॉमी सारी की सारी किसकी? इकोनॉमिक रिलेटेड फैसिलिटीज किसकी? स्टेट की। यहां तक बात पहुंच गई? फोकस रखिए। अब यही चीज आपको समझ आएगी, फिर आपको दूसरी चीज समझाता हूं मैं। अब यहां से पहला पॉइंट समझ आ गया टेरिटोरियल वाटर्स का, दूसरा समझ आ गया EEZ का। अब जरा पॉइंट को सोचिए। अब इधर आइए, ये देखिए, ये है ताइवान और ये है चाइना। इन दोनों के दरमियान में है 160 किलोमीटर का समंदर। दोनों के दरमियान में कितना समंदर है? 160 का। अब ये है ताइवान। अगर मैं ताइवान को एक मुल्क मानूं तो ताइवान का EEZ ऊपर को भी है, नीचे को भी है, आगे को भी है, पीछे को भी है। क्योंकि आपके पास वो है ना क्या कहते हैं, आइलैंड है 160 किलोमीटर का। मेरी बात समझ आ गई? इसका मतलब यह हुआ कि चाइना का EEZ और ताइवान का EEZ ऊपर नीचे आगे पीछे सब ओवरलैप करता है। ताइवान कहता है मेरा 120 इधर को जाएगा, चाइना कहता है मेरा 120 इधर को आएगा। मेरी बात समझ आती? यानी अब दरमियान में 120 अपना 200 200 तो नहीं हो सकता ना, सॉरी 200 नॉटिकल माइल्स। यानी ताइवान कहता है कि मेरा 200 पीछे को जो है वो आइलैंड, EEZ पीछे, EEZ आगे इधर को साइड पे। यानी अगर मैं यहां पर खड़ा हूं तो मेरा EEZ सामने भी जा रहा है, इधर इधर भी जा रहा है और बैक साइड पे भी जा रहा है। समझ आ गई बात? लेकिन मेरे बैक साइड पे चाइना है और चाइना और मेरे दरमियान में टोटल डिस्टेंस कितना है? 160। तो ना मेरा 200 पूरा होगा ना चाइना का पूरा होगा। अगर दरमियान में 160 है इसका मतलब 150 हो सकता है, 75 चाइना का, 75 ताइवान का, दरमियान में 10 इंटरनेशनल ट्रेवल के लिए। लेकिन ये सिर्फ यहां नहीं, ऊपर भी। लेकिन ऊपर भी तो अपना 200 होना है और इसका आगे 200 भी ओवरलैप करेगा। देखिए चाइना का 200 इधर को मूव कर रहा है, ताइवान का ऊपर को, चाइना का ये 200 इधर को ओवरलैप कर रहा है। बात समझ आ रही? पॉइंट बड़ा सिंपल सा है अंडरस्टैंड करने का। अगर ताइवान चाइना के हाथ आता है, समझ आ गई बात, तो फिर चाइना का EEZ इधर से आगे शुरू होगा। बात समझ आ गई? और ये जो पानी है ना, इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक ये इंटरनल वाटर बन जाएगा। दैट वाटर दैट इज बीनीथ द EEZ
is known as internal water. 25% ग्लोबल ट्रेड चाइना के घर से गुजरेगी और 200 नॉटिकल माइल्स का WZ और 160 का अलहदा WZ मुफ्त में मिलेगा। लेकिन सबसे बढ़ के बात बताऊं आपको क्या है, इसका डायरेक्ट एक्सेस है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, क्योंकि ताइवान से आगे बाईजान सिर्फ नैरो नहर ही है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री विल बी अंडर अ डायरेक्ट अटैक बाय एनी कंट्री, क्योंकि सरकार यहां से रशिया से आगे यहां पर सारे का सारा नेटो बैठा हुआ है उसको बचाने के लिए। मेरी बात समझ आती? लेकिन वहां पर डायरेक्ट नहीं अटैक हो सकता, यहां पर डायरेक्ट एक्सेस है। फिर 200 नॉटिकल माइल्स का WZ भी। लेकिन अगर ताइवान एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाता है यूएस की सपोर्ट से, तो यूएस यहां पर बैठेगा ताइवान के घर पे अपनी बेस बनाकर चाइना को कंट्रोल करने की। सो इफ यूएस लूजेस ताइवान और ताइवान बिकम्स पार्ट ऑफ चाइना, चाइना विल गेट डायरेक्ट अटैक, डायरेक्ट एक्सेस टू United States of America that will be the first time in the history of United States that US will be in a direct attack. I am not saying that China will attack. I am saying they will have access at least. मेरी बात समझ आती? ये बहुत बड़ा मसला है उनका, क्योंकि उसके दरमियान में कुछ भी नहीं है आगे इसको कंट्रोल करने की, कुछ भी नहीं, सारे का सारा। साउथ कोरिया भी ऊपर रह जाएगा, जापान भी ऊपर रह जाएगा, फिलीपींस भी रह जाएगा, ये ताइवान स्ट्रेट ही जाएगा। So ये हमारे पास पॉइंट नंबर 3 आता है, that why Taiwan is important, not for China but for US, because if it loses Taiwan, that means China will have direct access to United States of America, and it will be a direct war-like situation between both countries. समझ आ गई बात? तो ये सिचुएशन जो है वो समझनी बहुत जरूरी है। क्लियर होगी बात? तो पॉइंट नंबर 3 समझ आ गया आप लोगों को, और वो क्या था कि if US loses Taiwan or Taiwan becomes part of China, China will get direct access to United States of America. Point number 4. आइए जी point number 4. If US loses Taiwan, if US loses Taiwan, it will be difficult for US to contain China. If US loses Taiwan, it will be difficult for US to contain China, plus it will undermine the US system of global alliances. It will undermine the US system of global alliances, showing that US is not a trustworthy ally. Showing that US is not a trustworthy ally. अमेरिका के बारे में ना एक चीज मशहूर है कि जब भी अमेरिका को काम पड़ेगा ये आपके साथ आएंगे, और जब इनका काम हो जाएगा ये आपको लात मार के निकल जाएंगे। समझ आ गई बात? इन्होंने यूएसएसआर को कंट्रोल करना था, इन्होंने तालिबान बनवाए पाकिस्तान से कह के, तालिबान बन गए। जब 1991 में यूएसएसआर टूट गया तो तालिबान के बारे में हमें बताया कुछ नहीं। पाकिस्तान ने पूछा कि तालिबान का क्या करना है, उन्होंने कहा भाईजान जो हमने करना था हमने कर लिया, बाकी आप जाने और तालिबान जाने। समझ आ गई बात? 2001 वॉर ऑन टेरर हमने सपोर्ट किया, सपोर्ट करने के बाद उल्टा हम पे ही अटैक कर दिया सलाला चेक पोस्ट, और हमारे ऊपर ही वेपन्स का एम्बार्गो लगा दी। समझ आ गई बात? दूसरी तरफ जनाब खुद ही यूक्रेन को कहकर उसको जनाब लारे लगवाए नेटो के लारे लगवा के उसको जरा पंप अप किया, नेटो के ऊपर रशिया का अटैक हो गया और अब उसको नेटो की मेंबरशिप ही नहीं दी। समझ आ गई बात? अमेरिका दुनिया में बदनाम है इस मामले के ऊपर कि अमेरिका इज नॉट अ ट्रस्टवर्दी एलाई। लेकिन बात बड़ी सिंपल सी है, इफ
US loses Taiwan, it will be the end of global US hegemony. मैं समझता हूं कि इट विल बी जो है ना वो लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ द चेंजिंग ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर एज वेल. समझ आ गई बात? वो जो उसका थोड़ा बहुत जो है ना वो एक एतमाद बना हुआ है दुनिया के अंदर कि नहीं भाई यूएस जो है एक पावरफुल स्टेट है और यूएस के साथ रहना जरूरी है, राइट, और यूएस इज अ गुड एलाई, वो उसका जो आपका इमेज है वो अल्टीमेटली बिल्कुल ही टार्निश होता है. यूएस इज नॉट बेसिकली रेडी to let go its status of a good ally. It's very simple. So if US loses Taiwan, it will be the end of global US hegemony. Because now they cannot control China. अब वो कंट्रोल अभी कर सकते हैं क्योंकि उनके पास ताइवान के अंदर एक पूरे का पूरा बेस है. उस बेस पर बैठकर वो चाइना को थ्रेट कर सकते हैं. पूरी न्यूक्लियर बेस बन सकती है. चाइना के घर पर बैठकर एक पूरे का पूरा अटैक लॉन्च हो सकता है. और जो काम उसने हमेशा से जिंदगी में किया है, कभी अपने घर में जंग नहीं लड़ी, किसी के घर में जंग जाके लड़ी है. ये पहली दफा होगा अगर ताइवान लूज हो गया कि अमेरिका को अपने घर में जंग लड़नी पड़े, और अमेरिका ये काम अफोर्ड नहीं करता. मेरी बात समझ आ गई? सो इफ यूएस लूजेस ताइवान, यूएस विल नॉट बी एबल टू कंट्रोल चाइना एंड इट विल बी थ्रेट टू यूएस ग्लोबल हेजेमनी. यूएस की ग्लोबल हेजेमनी क्या हो जाएगी? अल्टीमेटली खत्म हो जाएगी, काउंटर हो जाएगी, जो कि यूएस एट द एंड ऑफ द डे ये काम नहीं कर सकता. क्लियर होगी बात जी? पॉइंट नंबर 5. पॉइंट नंबर 5 लिखेगा जी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ताइवान इज होम. ताइवान इज होम टू 63%. ताइवान इज होम टू 63% global share of semiconductor manufacturing. 63% global share of semiconductor manufacturing chip. 63% global share of semiconductor manufacturing chip. War in Taiwan means destruction of this 63%. War in Taiwan means destruction of this 63% global semiconductor chip. Destruction of this 63% global semiconductor chip. लिख लिया आपने? फोकस रखिए मेरी बात पे. दुनिया का कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऐसा नहीं है जिसमें सेमीकंडक्टर चिप नहीं लगती. मोबाइल फोन्स, आपके लैपटॉप्स, आपके कैमरास, आपके टीवीज, आपकी सैटेलाइट्स, एवरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैज अ सेमीकंडक्टर चिप. उस सेमीकंडक्टर चिप का 63% शेयर किसके पास है? ताइवान के पास. इनकी एक कंपनी है, उसका नाम है TSMC, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. इसका प्रेसिडेंट है, उसका नाम है मार्क लियो. मार्क लियो, LIU. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ TSMC एंड मार्क लियो. आपको पता है नैन्सी पेलोसी? नैन्सी पेलोसी इज बेसिकली द स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स. जो अमेरिका का हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, नेशनल असेंबली समझ लें उसको, उसकी स्पीकर हैं. नाम क्या उनका? नैन्सी पेलोसी. जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का स्पीकर होता है ना, ही और शी इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये थर्ड मोस्ट पावरफुल पर्सन इन यूएस आफ्टर द यूएस प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट. थर्ड मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. नैन्सी पेलोसी ने विजिट किया ताइवान का. प्रॉब्लम ये नहीं कि उसने ताइवान का विजिट किया. पॉइंट पता क्या है? वो स्पेशली मार्क लियो को मुलाकात करने गई. शी स्पेशली वेंट टू मीट मार्क लियो इन हिज ऑफिस. राइट? अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द ओनर ऑफ TSMC, that the third most powerful person in United States of America is going to meet that person in his office because of the 63% chip जो ये प्रोड्यूस करता है. और सारा एप्पल के सारे डिवाइसेस,
सारे आपके पास माइक्रोसॉफ्ट सबका सब यहां से इंपोर्ट कर, राइट? बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेड है। इसीलिए टीएसएमसी का एक प्लांट अब कैलिफोर्निया में ओपन किया जा रहा है कि यहीं पर बैठकर ये मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर रहे हैं, हमें इतनी इंपोर्ट ही ना करनी पड़ी एट द एंड ऑफ द डे। इमेजिन कि व्लादिमीर पुतिन पाकिस्तान आए और रियाज बहरिया को मिलने चले गए। बात समझ आ रही कि यार किधर व्लादिमीर पुतिन और किधर रियाज बहरिया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उसकी इंपॉर्टेंस हो अगर इस मामले के अंदर, सो इतनी इंपॉर्टेंस है। अंदाजा लगाएं कि दुनिया में अगर 100% अगर मैं शेयर बताऊं तो 63% तो सिर्फ ताइवान के पास है, 18% साउथ कोरिया के पास है, 6% चाइना के पास है और बाकी 13% पूरी दुनिया के पास है। 63% ताइवान के पास, 18% साउथ कोरिया, 6% चाइना और बाकी 13% जो रह गया वो दुनिया के पास। ये शेयर है, यानी पूरी दुनिया 13% मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और सिर्फ इतना सा मुल्क, इतना का वो 63% शेयर कर रहा है। एंड दे आर प्रोड्यूसिंग, जो हमने बात उस दिन भी की थी, 10 नैनोमीटर स्मॉल माइक्रोचिप, जो आपको मैंने उस दिन क्लास में बताई थी। 10 नैनोमीटर इज थिनर देन 10,000 टाइम्स थिनर देन द पीस ऑफ पेपर ऑन विच यू आर राइटिंग। 10 नैनोमीटर इतना स्मॉल है जो बनाते हैं। एप्पल नहीं बना पा रहा, सैमसंग नहीं बना पा रहा, हवावे नहीं बना पा रहा, जो टेक्नोलॉजिकल जाइंट्स हैं ये बनाता है टीएसएमसी, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। और दुनिया के अंदर अभी आप इनके निकाल कर देखें, टर्नओवर्स निकाल कर देखें, ये हमेशा दुनिया में टॉप 15 टॉप 20 कंपनीज में आता है, हमेशा प्रॉफिट के लिहाज। टॉप पे तो हमेशा अरामको आएगा। अरामको एज फार एज द प्रॉफिट इज कंसर्न, लास्ट ईयर $237 बिलियन का सिर्फ अरामको का प्रॉफिट था, $237 बिलियन का। समझ आ गई बात? अरामको का प्रॉफिट था। एप्पल का मेरे ख्याल है 100-150 बिलियन का प्रॉफिट था, लेकिन उसका 237 बिलियन का प्रॉफिट था। तो ये इतनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इसको टीएसएमसी कहते। वॉर इन ताइवान इज अ डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस 63% मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। क्लियर होगी बात? आखिरी बात लिखें, बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। लास्ट पॉइंट लिख लीजिए। इन 2022 according to a report, 60% of the electronic devices and appliances, 60% of the electronic devices, appliances and machinery, electronic devices, appliances and machinery imported by the entire European Union, 60% of machinery, appliances and electronic